हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था के पॉलिटी खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा जीके जीएस के हमारी टॉपिक वाइज क्लास अपलोड है, यदि नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो सबसे पहले संविधान सभा को समझ लेते हैं। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ था। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ था। यह 1946 में आया था। इसकी पहली बैठक, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसकी अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। BN राव संवैधानिक सलाहकार रहे हैं। तो इन फैक्टों को भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन में देखें, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसके द्वारा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और यह कब प्रस्तुत किया गया था? इस डेट को भी याद रखिए, 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया था। तो दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। ये प्रस्तुति की डेट है और ये संविधान सभा द्वारा स्वीकृति की डेट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट डेट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितनी समयावधि में संपन्न हुआ? भारतीय संविधान के निर्माण में जो लगा समय है वो कितना रहा है? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 7 माह 21 दिन, 3 वर्ष 7 माह 23 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो लगा समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा पारित मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जब संविधान सभा द्वारा पारित मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? 395 10 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियां, 399 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियां, 375 अनुच्छेद या 9 अनुसूचियां। तो कितनी थी मूल संविधान में? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है और अनुच्छेद लगभग 450 से अधिक हो गए हैं। तो इन फैक्टों को भी याद रखिए। अभी वर्तमान में ये अनुसूचियों से पूछा जाता है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया गया था? 22 जुलाई 1947, 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो किस डेट को अंगीकृत किया गया था? 22 जुलाई 1947। किस डेट को? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगाली वेंगैया। इस नाम को भी याद रखिए। पिंगाली वेंगैया ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को तैयार किया था, उसके डिजाइन को तैयार किया था। और अंगीकृत कब किया गया था भारतीय संविधान द्वारा? 22 जुलाई 1947 को। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। किसने वर्णित किया है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। कौन है वो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैया माणिकलाल मुंशी, NA पालिकवाला या ठाकुरदास भार्गव। तो कौन है? कन्हैया माणिकलाल मुंशी।
कन्हैया माणिकलाल मुंशी, जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था या भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण जब हुआ था उस समय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, भीमराव अंबेडकर, बीएन राव या केएम मुंशी? तो कौन थे? ये जेबी कृपलानी थे। कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। इसके अलावा ये मौलिक अधिकार उप समिति के भी अध्यक्ष थे। ये भी याद रखिए, मौलिक अधिकार उप समिति के भी अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो जेबी कृपलानी रहे हैं। भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, भीमराव अंबेडकर। बीएन राव संवैधानिक सलाहकार रहे हैं। तो इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिए। निम्नलिखित भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? यहां पे कुछ एक्ट दिए गए हैं, उनमें से भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो रहा है ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है और वो कौन सा संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन 1956, 44वां संविधान संशोधन 1978, 24वां संविधान संशोधन 1971 या 42वां संविधान संशोधन 1976? तो वो कौन सा संविधान था? तो वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 था, जिसमें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता ये जोड़े गए थे। इसी संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी बोला जाता है और मौलिक कर्तव्यों को इसी संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो इन फैक्टों को भी याद रखिए क्योंकि ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य भूमि सुधार संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? राज्य भूमि सुधार जो है ये संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची से, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो इनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का स्पष्ट विभाजन किसमें मिलता है? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन मिलता है, 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। 9वीं अनुसूची ये पहला संवैधानिक सुधार है और इसमें राज्य भूमि सुधार जो है इसी अनुसूची में मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। और ये पहला संवैधानिक सुधार के द्वारा इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। दल बदल प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है वो क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान का जो प्रेम्बल है उसको किस रूप में घोषित किया गया है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य? तो यहां पे किस रूप में? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य के रूप में संविधान की प्रस्तावना को घोषित किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रात्मक गणराज्य, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है?
आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के, या पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है? तो किसके संविधान से लिया गया है? ये पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। भाग 4 का में अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का में वर्णन मिलता है। और 1957 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, उनकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मूल रूप से मूल कर्तव्य कितने शामिल किए गए थे? 10। अभी वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11। 46वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अभी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। और मूल रूप से जब शामिल किया गया था तो कितनी थी? 10 थी। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो हमने महत्वपूर्ण संविधान के स्रोत लिए हैं और किस देश से लिए हैं, तो उसको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से। अमेरिका के संविधान से इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, उपराष्ट्रपति इत्यादि का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दक्षिण अमेरिका के संविधान से हमने संविधान संशोधन प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका के। आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने आयरलैंड से लिया है। और सोवियत संघ रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9 का? तो कौन सा संबंधित है? भाग 9 का जी नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 6 किससे संबंधित है? तो राज्य का प्रशासन से संबंधित प्रावधान में किसमें मिलते हैं? भाग 6 में। भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। भाग 9 में पंचायती राज, इस फैक्ट को भी याद रखिए, भाग 9 में पंचायती राज और भाग 9 का में नगर पालिका का वर्णन मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता, क्योंकि बार बार अभी ये करंट अफेयर्स में भी ये प्रश्न उठता रहता है, समान नागरिक संहिता से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता की बात कहता है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 43? तो अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता की बात करता है या प्रावधान मिलता है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची है? यहां पे ऑप्शन में देखें 9वीं अनुसूची। तो ये पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये भूमि सुधार से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, दल बदल कानून से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो नगर पालिका से संबंधित है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो पंचायती राज से संबंधित है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का वर्णन मिलता है। और 12वीं अनुसूची जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिका का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस की को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 29? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का में
प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है, जिसमें समानता का अधिकार है, आपको किसी भी जगह जाने आने का, हथियार रखने का, सभा करने का, व्यापार करने का इत्यादि जो स्वतंत्रता मिलती है वो किससे मिलती है? अनुच्छेद 19 के तहत। और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन से संबंधित है। और अनुच्छेद 29 का जो वर्णन मिलता है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मिलता है। इस तरह से चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 19 इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। कौन सा? अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण संबंधित प्रावधान है इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। राज्य विधानसभा का सदस्य बिना किसी व्यक्ति को कितने महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है और वो व्यक्ति कितने महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है? 3 महीना, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने। तो कितने महीने तक? ये 6 महीने। 6 महीने के अंदर उन्हें राज्य विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 6 महीने। 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? निपेंद्र मिश्र, अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, अरविंद कुमार शर्मा। तो कौन बनाए गए हैं? ये अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे, ये भी याद रखिए, एनके सिंह। और ये इंपॉर्टेंट अरविंद पनगड़िया इसलिए हो जाते हैं क्योंकि नीति आयोग के ये पहले उपाध्यक्ष थे। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन रहे? तो ये अरविंद पनगड़िया ही हैं। और अभी वर्तमान में इन्हें 16वें वित्त आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा 16 वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है ये कहां पे मिलता है? अनुच्छेद 280 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मिलता है। गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। LM सिंघवी समिति ने, GV राव समिति ने, अशोक मेहता समिति ने या बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ये चारों समितियां जो हैं ये पंचायती राज से संबंधित हैं। लेकिन यहां पे पूछा गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी 1957 में। और इन्हीं की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। और ये डेट भी याद रखिए, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। और कहां पे? राजस्थान के नागौर में। और पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश है। इस फैक्ट को भी याद रखिए, पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में। एकमात्र निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति कौन है? एकमात्र निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर KR नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नीलम संजीवा रेड्डी, द्रौपदी मुर्मू। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, इनका चुनाव हुआ था। निर्विरोध राष्ट्रपति वो पूछा गया है, तो वो कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नीलम संजीवा रेड्डी हैं जो एकमात्र भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहां पर किया गया था? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था इसका, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से शुरू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से की गई थी?
राजस्थान के नागौर से। राजस्थान का नागौर जिला है, वहां से शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 से। और किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यदि प्रश्न पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है। इस फैक्ट को भी याद रखिए, प्रश्न में पूछा गया है 2 अक्टूबर 1959 में भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया था, तो राजस्थान से। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 61? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलता है। 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलता है। ये फैक्ट भी याद रखिए, यदि 213 की बात करें तो राज्यपाल को, और 123 में राष्ट्रपति को। और अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो यदि संसद सत्र में नहीं है और कोई ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाना अति अनिवार्य है, तो वहां पर राष्ट्रपति 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं और वो कानून का रूप ले लेता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी, विजयलक्ष्मी भंडारी या निरुपम राव? तो कौन है ये? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 1986 में डॉक्टर नागेंद्र सिंह को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था और ऐसा बनने वाले ये पहले भारतीय हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मतदाता की जो आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष होती थी, अभी वर्तमान में कितनी है? तो 18 वर्ष है। और वो कौन से संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान लाया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन, 62वें, 63वें या 64वें? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और इसको किस समिति की सिफारिश पर? तो तारकुंडे। इस समिति का भी नाम रखें, यह भी कभी कभी पूछा जा सकता है। किस समिति में? तो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर यह संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर मतदाता की आयु कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। और अभी वर्तमान में कितनी है? 18 वर्षीय है। वह कौन सी अनुसूची है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? वो कौन सी अनुसूची है जो भारत के आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? यहां पे ऑप्शन में देखें, 6वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची में कुछ विशेष राज्यों के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं का वर्णन मिलता है, आधिकारिक भाषाओं का प्रावधान है। और इसमें कितनी भाषाओं का वर्तमान में? ये इसमें 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। कितनी भाषाएं अभी वर्तमान में हैं? तो 22 भाषाएं हैं इसमें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 8वीं अनुसूची। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें से समानता का अधिकार जो है वो किस चीज को इंगित करता है? क्या है वो समानता का अधिकार? लिंग की समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं, या सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता? तो क्या है इसमें? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। समानता का अधिकार क्या इंगित करता है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। मौलिक अधिकारों को समझ लेते हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं, वो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णन मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णन मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस तरह से इनको भी नोट कर लीजिए, इनमें से प्रश्न बन सकते हैं। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है?
राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख किसे बोला जाता है? राज्यपाल है। राज्य की कार्यपालिका के जितनी भी कार्यपालिक शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल पर निहित होती हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इनके नियुक्ति के प्रावधान जो हैं अनुच्छेद 155 में मिलते हैं। ये अनुच्छेद को भी नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 155 में इनके नियुक्ति संबंधी प्रावधान मिलते हैं और कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 154 में राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि राज्य की जितनी भी कार्यपालिक शक्तियां होंगी वो राज्यपाल के नाम से निहित होंगी। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें ज्यादा समय तक भी रख सकते हैं और यह 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट इसमें और इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल रह सकते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट ने, मैडम भिकाजी कामा ने, विजया लक्ष्मी पंडित ने या पिंगली वेंकैया ने? तो किसने? पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यह डेट भी याद रखिए, 22 जुलाई 1947। इंपॉर्टेंट डेट है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और किसके द्वारा डिजाइन तैयार किया गया है? तो पिंगली वेंकैया। इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमारी टॉपिक वाइज जीके जीएस की हर टॉपिक की क्लास अपलोड है, यदि नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। इसी तरह की क्लास के साथ नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।